बाकी साहब एक तो साइंटिस्ट हैं, सदीकी साबर साहब उनका नाम है, और आज उनको भी शहीद कर दिया गया। बल्कि वो जब अटैक शुरू हुआ था तेहरान पे और 16 साइंटिस्ट जब शहीद हो गए ईरान के, तो ये सदीकी साहब भाग के अपने वालिदैन के पास चले गए। तो वहाँ पनाह गज़ीन हो गए थे गाँव में। इनका ख्याल ये था कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है तो मैं यहाँ पे महफूज हूँ। लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो उसके बाद इसराइल को पता चला कि इतला मिली कि नहीं, इनका साइंटिस्ट यहाँ पे भी छुपा हुआ है। तो उसके लिए दोबारा उसे जंग शुरू की और उनको एक तो शहीद किया, दूसरा एक रेडार था ईरान का जो उसे महसूस हुआ कि दोबारा रिकवर कर सकते हैं अपनी फजाइया के मामला को, तो उसको उड़ाने के लिए फिर जंग स्टार्ट हो गई थी। देखिए, मैं इसराइल के बारे में ये बताऊँ आपको, 1948 से लेके 2025 तक आप चेक कर लें इसराइल की जो जंगें हैं, 12 जंग की है इन्होंने इस्लामी ममालिक के साथ। हर जंग में मैं डिटेल के साथ आपको कह सकता हूं कि 1948 से लेकर 2025 तक हर जंगबंदी के बाद कम से कम 5 दफ़ा इन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। मतलब ये जंगबंदी का अनाउंस करते हैं। आप ये देख लें, हमास के साथ जंगबंदी के सिर्फ 5 दिन के बाद यहिया सिनवार को शहीद किया गया। हिजबुल्लाह के जंगबंदी के बाद सिर्फ 4 दिन के बाद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। और ये गलत फहमी है अगर कोई सोचे कि ये सीज फायर हो गई, ये नहीं सीज फायर हुआ। ये ट्रूस है, एक बहुत ही आर्जी तौर पे एक वक्फा है। इसराइल ने जो आज एक रडार को, एक साइंटिस्ट को शहीद किया, इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि इसराइल, इनकी बात हो गई थी कि आज से 7:30 बजे तेहरान टाइम और 4 o'clock लंदन टाइम पे सीज फायर होगी। 7:40 पे ईरान की एक मिसाइल गिर गई है इसराइल के अंदर, उसमें 6 लोग मर गए और इन 6 में से 4 फौजी थे। ठीक है। इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप हमारे 4 फौजी को कत्ल कर सकते हैं तो हम आपके साइंसदान को हिट करेंगे, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इसलिए नहीं कि इसराइल वैसा आके मतलब ये करके वापस जाए, ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी कोशिश की है, लेकिन अब अगर जंग को अभी ही आप रोक लें तो इसमें वाज़ेह बरतरी ईरानियों की हो, ईरानियों के, और ईरानी बड़ा प्राइड लेते हैं इस चीज का। देखें, 2 चीजें आप देख रहे हैं, एक सड़कों, तेहरान की सड़कों को आप देख लें, लोग जश्न मना रहे हैं, जो मैं समझता हूं अभी जश्न मनाने का टाइम वैसा नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। इनको बहुत एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि अभी खबर मिली है कि इसराइल सीरिया के ऊपर बमबारी कर रहा है, अभी वो भी ईरानी प्रॉक्सीज के ऊपर। तो इनको बहुत एहतियात से रहना चाहिए। लेकिन यही पॉपुलेशन आप देखें तल अवीव पे भी आ गए और वो नेतन्याहू के खिलाफ नारे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज, बल्कि एक और कैच है, और वो ये है कि देखें, ईरान ने जो कतर के ऊपर अटैक किया, कतर में जो अमेरिकन एयर बेस है, वो ये था कि हम बदला ले रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये ओपन कर दिया कि नहीं, उन्होंने हमें बता के किया था और हमने अपना नेवल बेस खाली कर दिया था। तो ईरान ने जो प्राइड लेना था, जो इज्जत कमानी थी, वो तो बेइज्जती में बदल गई। देखें, मैं इसको इस तरह भी, एक तो यही तफसीर है जो आपने बताई, एक और तफसीर भी है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी ईरानी को कत्ल या शहीद नहीं किया, इसने सिर्फ एटॉमिक तनसीबात के ऊपर हमले की। जो तनसीबात 400 kg का जो 60% यूरेनियम, वो वहां से हटाया गया था। ठीक है, तो तनसीबात के ऊपर हमला हुआ। ईरान ने 14 मिसाइल, जितने मिसाइल उन्होंने दागी थी ईरान के अंदर, वही मिसाइल अल उदीदा जो एयर बेस है अमेरिका का सबसे बड़ा, 10 बेस में से सबसे बड़ा बेस है, इन्होंने यही रिटेलिएट करना था कि हम भी आपके तनसीबात के ऊपर मारेंगे, आपको बता रहे हैं। नहीं, वजह है उसकी वजह है। ईरान करना क्या चाह रहा था? ईरान किसी अमेरिकन को मारना नहीं चाह रहा था, सिर्फ ये पैगाम भेजना चाह रहा था कि आपकी जो 40,000 फौजी है हमारे इर्द गिर्द, वो 2000 किलोमीटर की रेंज में है। अगर आप हमारे साथ जंग स्टार्ट करते हैं और ईरानियों को शहीद करने पर उतरते हैं, तो फिर हमारी जो मिसाइल है वो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है रीजन में, उनको हिट कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं ये ईरानियों की शायद एक पॉलिसी थी कि इनको बताते हैं, हिट भी करते हैं कि हम हिट कर भी सकते हैं, ये जुर्अत हम रखते हैं कि इसराइल के ऊपर जिस तरह हिट किया, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर भी हिट करते हैं, लेकिन हम पूरे तरह से जंग में नहीं कूदना चाहते। ठीक है। अच्छा, ये खालिद चीसी साहब, एक सवाल ही है, ये भी ज़ाहिर बड़ा अब ज़ेरे गर्दिश है हर तरफ। एक तो ये है कि कतर के अंदर जो एयर बेस है उसको अटैक किया ईरान ने, लेकिन बता के किया।
कतरीज को बताया और कतरी से अमेरिकन को बताया, और उससे पहले इतना ज़्यादा टाइम था कि उन्होंने अपना नेवल बेस मुकम्मल तौर पे खाली किया, एयर बेस मुकम्मल तौर पे खाली किया, और उसके बाद फिर अटैक हुआ। 14 मिसाइल थे जिनमें 13 उन्होंने रास्ते में उड़ा दिए और एक नीचे गिरा, तो बता के किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रामा हुआ इस सारे मामले में। फिर कतर ने कहा कि जी हम अपना दिफा का हक रखते हैं, और बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने सवाल उठाए, और साथ ही उन्होंने सुलह भी करवा दी ईरान और इसराइल की। तो ये अजीब सी बात है कि एक दिखाने वाला चेहरा है और एक करने वाला चेहरा है। चौधरी साहब देखिए, ये मेरा ख्याल है ईरान का मकसद, मेरा ख्याल है अपनी नजर में, ये फिजिकल हिट या डैमेज या डिस्ट्रक्शन कॉज करना नहीं था, एक रिजॉल्व शो करना था। उसकी वजह यह है कि ना तो ये अमेरिकन के लिए ये सरप्राइज होना चाहिए था जब वो हमला करेंगे, और वो भी B-2 के साथ, और वो भी 30,000 टनेज गिराएंगे उसके ऊपर, एक नहीं 6 जहाज जैमिंग करेंगे, टॉमो क्रूज मारेंगे। तो ईरान ने रिटेलिएशन तो करनी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये जाहिर है पता था कि वो इस बेस पर हिट करेंगे। तकरीबन 2090 में 89 में ये एयरबेस बना था। ये 2001 में तकरीबन जब गल्फ वॉर हुई है तो उसको हवाले किया गया था। बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, और अमेरिका को पता था ये ना सिर्फ इनका रीजनल सेंट्रल हेडक्वार्टर था, बल्कि एयरफोर्स का भी सबसे बड़ा रीजनल हेडक्वार्टर, जो पूरी एयरफोर्स इस खित्ते में सेंटकॉम का, ये सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है ये। जी, सेंटकॉम भी था, एफकॉम भी था, एयरफोर्स का भी सेंट्रल कमांड यही था, और स्पेशल इंटेलिजेंस जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं उनका भी हेडक्वार्टर यही था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नर्व सेंटर था इस पूरे रीजन में, और ये बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सो कॉल्ड, चले अगर आप प्राइड कहना चाहते हैं तो वो भी था। तो अमेरिका को भी पता था कि जब हम हमला करेंगे तो नंबर 1 अगर प्रायोरिटी आती है हिट बैक करने की तो ईरान इधर ही करेगा, इसलिए वो तैयार भी थे। अगर वो ना भी वार्निंग देते तो तब भी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मिसाइल मुझे लगता है इंटरसेप्ट हो जाने थे, बिकॉज दे वर वेटिंग, जिसको कहते हैं ना दे वर वेटिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान ने क्योंकि अपना रिजॉल्व शो करना था कि जो भी हमारी सॉवरेनिटी को हिट करेगा, और अमेरिका एस्केलेट करना भी नहीं चाहता था। उन्होंने शायद ये हर मुल्क आपको, जैसे मैंने कहा था शुरू में, कि टेस्ट करता है आपकी थ्रेशोल्ड को कि कहां तक आप कर सकते हैं। जैसे ईरान पर हमला किया इजराइल ने 200 जहाजों के साथ, टॉप लीडरशिप ने की। उनका ख्याल ये था कि शायद इम्बैलेंस जितना हम क्रिएट कर देंगे ईरान इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। ईरान ने किया, फिर बाद में मिसाइलों को एस्केलेट किया, फिर लेटर ऑफ एस्केलेशन ईरान ने कोशिश की, कामयाब हुआ या नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद एनालिसिस करेंगे इसको, कि लेटर ऑफ एस्केलेशन भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। यानी पहले छोटे मिसाइल मारे, फिर उससे बड़े मारे, फिर हाइपरसोनिक मारे। और ये अमेरिका ने फिर जब हिट बैक किया तो फिर इजराइल ने थ्रू अमेरिका लेटर ऑफ एस्केलेशन को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश की, कि शायद इजराइल से नहीं संभल रहा था, कोई कंक्लूजन या वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका को एंगेज कर लिया बीच में कामयाबी से। उसके बदले में ईरान ने कुछ तो करना था, बस अगर नहीं करते 2 जगहों पे जंग बंद होना ईरान के लिए बड़ी अनफेवरेबल होती। एक पहले दिन जब हिट बैक हुआ था और 200 जहाजों ने हमला किया था, वो बड़ी डिफेंसिव पोजीशन थी, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी थी, और ये न्यूक्लियर प्लांट पर जब हिट किया जाना, यहाँ पे जंग बंद होती, तब भी ईरान के लिए बड़ी अनफेवरेबल सिचुएशन होती। और ये उसका रिजॉल्व ही है जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने ट्वीट में क्या किया है, दोनों की करेज को अप्रिशिएट किया, दोनों की रेजिलियंस को, दोनों की इंटेलिजेंस को, सबको शाबाश इकट्ठी मिल गई। तो दुनिया शाबाश आपको ऐसे नहीं देती है जब तक आपने कंपैरेटिवली हिट बैक ना किया हो या उतना कॉज या डिस्ट्रक्शन ना कॉज की हो। आप नोट करें, वापस आते हैं पाकिस्तान सिनेरियो के पिछले महीने, अगर पाक फिजाइया ने 6-0 ना किया होता अल्हम्दुलिल्लाह 7 तारीख को, 10 तारीख को हिट बैक 26 टारगेट्स को ना हिट किया होता, तो आया ये ऑपरेशन जारी नहीं रहना था, आया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खामोश नहीं रहना था कि चले अगर चल रहा है तो पाकिस्तान को सब्सिडी बढ़ाना चाहिए। तो ये दुनिया आपको आपके रिजॉल्व, मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि एक आपकी कैपेबिलिटी और एक आपके रिजॉल्व पर आपको इज्जत करती है, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर एंड विक्ट्री हैज वैल्यू। ये 2 चीजें हमें ज़हन में रखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पावर जब आपने शो की है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपसे चीजें ये फरमाइएगा कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई है या फिर दोबारा स्टार्ट होने का इम्कान है कोई? देखिए, ये जंग शायद वो 45 साल से भी खत्म नहीं हुई, चाहे डिक्लेयर्ड थी या अनडिक्लेयर्ड थी। जब से ये आयतुल्लाह खमैनी यहाँ तशरीफ लाए थे और उस वक्त से उनको ये पसंद नहीं था, और मैं आपके व्यूअर्स को फिर याद कराता चलूं कि ये भी ऑपरेशन जो हुआ है इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन था, उठता हुआ शेर या राइज करता हुआ शेर। तो शेर तो उनके झंडे पर था, अल्लाह से पहले यहाँ पे शेर होता था इस झंडे पर ईरान के। तो ये वो शाह की निशानी थी बुनियादी तौर पर। किसको लाइन रेफर कर रहे थे वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी एक्सट्रैक्ट आप बेहतर कर सकते हैं। एक बात
जंग डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड जारी रही है। जैसे बाकी साहब कह रहे थे कि देखिए उन्होंने आपके हमेशा वायलेट भी किया है ऑफ एंड ऑन। ईरान ने भी 3 अपनी ट्रिपल एच पे रिलाई किया था, ऑब्वियसली होतीज पे, हिजबुल्लाह पे, हमास पर, जिसको ऑब्वियसली एक तरह से एलिमिनेट किया रखा। लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इजराइल ने ईरान के खिलाफ कर ली उसी दूसरे दिन। इन्होंने तो चलो प्रॉक्सी किया था ना, इनविजिबल था रिलेटिवली, उन्होंने तो विजिबली एक्शनेबल इंटेलिजेंस यहाँ पे सेटअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एग्जीक्यूट करने के काबिल इंटेलिजेंस रखी। सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड पे नहीं ईरान के खिलाफ इजराइल ने काम किया कि हमें इत्तला देते रहो कौन है। उन्होंने कार बॉम्ब्स के धमाके लगाए, उन्होंने आपने अभी बताया कि साइंटिस्ट को जाकर गांव में जाके एलिमिनेट किया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जंग तो जारी है, शक्लें बदलती रहेंगी, एटीट्यूड बदलता रहेगा, सिर्फ एस्केलेशन का लेवल डिफरेंट होता रहेगा, कॉस्ट डिफरेंट होती रहेगी, विजिबल होगी, समटाइम इनविजिबल होगी। लेकिन ये वाला अगर आप फोकस पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट वाला जो है वो फॉर दैट मोमेंट, तो मुझे लग रहा है क्योंकि ईरान ने भी एक अच्छी खासी, जिसको नोटेबल कहना चाहिए, अप्रिशिएबल, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की है इजराइल पर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। आखिरी जुमला इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ईरान ने बेसिकली एक डिफरेंस या वेज पैदा किया है बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप एंड इजरायली पीपल, बिकॉज लोगों को इस तरह की जंग का नहीं पता था कि जंग इस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राना साहब ये फरमाइएगा कि देखें इंडिया की तरफ से दोबारा छेड़छाड़ कन बढ़ रहा है और वहाँ पे भी अब दोबारा इस टाइप के ख्यालात का इजहार हो रहा है कि जी मारें पाकिस्तान को, आएँ जी, कोशिश करें जी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान किसान को निकलने नहीं देना हमने। तो एक साइड से तो इसराइल और ईरान की जंग थी और वो बंद हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये महाज दोबारा स्टार्ट हो जाए। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो ये एपिसोड पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था और जो हमें एक वाज़े जीत मिली, जिसके अंदर हमने जो उनके रफाइल और फाइटर जेट्स गिराए, और उसके नतीजे में ये भी वक्त था कि उन्होंने अपने जहाज उड़ाए भी नहीं, इस डर से कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। 2 दिन तो क्लैश कर गई थी उनकी। तो मैं समझता हूँ कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट से मजीद डिटरेंस जो है इस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो उसका जवाब हम वी आर केपेबल ऑफ गिविंग इट। तो मैं समझता हूँ कि उस एपिसोड का फायदा ये हुआ है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो 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 डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हुई है, और अब डिफेंस के लिहाज से कोई उंगली नहीं उठाएगा, वी हैव एस्टेब्लिश्ड इट। तो देखें यहाँ मैं जो 1-2 चीजें मैं ब्रेक लूंगा, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा कि अब सवाल फिर आपके पास भी जा रहा हूँ कि ईरान इसराइल जंग जो है कंप्लीटली खत्म हो गई या फिर दोबारा इसके अंदर से कोई चिंगारी निकल सकती है। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर।